हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 13। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और हर क्वेश्चन में 15 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कम 5 सेकंड में आपको सोचने के लिए दूंगा और आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको पता होता है तो क्वेश्चन का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे आंसर देने से पहले ही। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए। उस राजा का नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। उस राजा का नाम बताना है, किसका राज्य का नाम, जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन देखो, कौशल, मगध, चंपा या फिर अवंती। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मगध। जो मगध राज्य था उसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। उस गणतंत्र का नाम बताना है जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राजसंघ था। ऑप्शन देखो, गंधार, कौशल, वज्जी या फिर अवंती। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। जो वज्जी है वो गणतंत्र ऐसा है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का एक राजसंघ था। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये बताना है। जो जैन धर्म था उसके द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते थे। बताओ। ऑप्शन देखो, प्रबंध, निबंध, अंग या फिर चरित्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंग। जो अंग थे वे अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक जो शब्द प्रयोग करते थे वो अंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसमें गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बताओ। ऑप्शन देखो, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा या फिर भूमि स्पर्शी मुद्रा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र मुद्रा। जो धर्मचक्र मुद्रा है उसमें उसने अपना पहला उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। जो कैवल्य है वो कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर सिख। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैन। जो कैवल्य है वो किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। याद रखना है क्वेश्चन। कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारत है उसका जो संविधान है उसकी जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, BR अम्बेडकर ने या फिर सरदार पटेल ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की उसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय जो संविधान है उसका कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन देखो, भाग 6, भाग 8, भाग 7 या फिर भाग 9। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 8। जो भाग 8 है वो क्या करता है? वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस भाग में, भारत का जो संविधान है उसके किस भाग में नगरीय पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो नगर पालिका है उसके बारे में बताया गया है। भारत का ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें ऐसा संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखो, भाग 7, भाग 11, भाग 8 या फिर भाग 9A। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए। जो भाग 9 है उसका जो ए है उसमें बता रखा है नगर पालिकाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट है उस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में 1946 में जब संविधान बनता है उस क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। 1946 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है। क्वेश्चन अगर सिंपल वे में देखो क्वेश्चन को तो क्या होगा, जो 1946 में क्या होता है, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, BN राव को, BR अम्बेडकर को, गोपाल स्वामी अयंकर को या फिर KM मुंशी को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BN राव। कौन हो जाएगा, BN राव। जो 1946 में जो संविधान सभा सलाहकार चुना गया था वो BN राव चुना गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा कौन सा है, इनमें से ग्रह कौन सा है जिसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ऑप्शन देखो, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह फिर मंगल ग्रह। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, तो बता सको आप। जो पृथ्वी है उसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये बताना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, आतपन, सूर्य विकिरण, अवरक्त ऊष्मा या फिर ताप विकिरण। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त ऊष्मा। जो अवरक्त ऊष्मा है उसको सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा होती है उसको हम अवरक्त ऊष्मा बोलते हैं। दोस्तों ये इसका आंसर ये रहेगा आतपन। क्या होगा, आतपन। जो आतपन है वो होगा इसका आंसर। इसमें क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचती है उसको हम आतपन कहते हैं। इसका आंसर ये होगा, सॉरी ये नहीं होगा इसका आंसर, इसको आतपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। देखो ये बताना कि कौन से ग्रहों के, इनमें से जो ग्रह है उनके चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बताना कि वो कौन सा ग्रह है वे दो ऐसे जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन देखो, मंगल और शुक्र ग्रह, बुध और शुक्र ग्रह, मंगल और बुध ग्रह या फिर वरुण और प्लेटो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र ग्रह। जो बुध और शुक्र ग्रह हैं वो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ये बताना है कि जो ये ऑप्शन दे रखा है इनमें से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, यूरोपा, कैलिस्टो या गैनीमीड या फिर डिमोस। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिमोस। डिमोस है जो उसके भीतर बृहस्पति या कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, ये बताओ कि जो सूर्य ग्रहण होता है ये बताना ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करके इसका कौन सा आंसर होगा। ये जो कारण दे रखे हैं नीचे इनके संबंध में बताना है। ऑप्शन देखो, सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता, उस समय होता है, ये बताना है चेक करके। और दूसरा ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है या जब होता है, ये बताना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, ये बताओ देख के। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, बताओ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। दोबारा देखो, सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। जो मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, इन चार ऑप्शन में से में बताना है वो कौन सा इसका आंसर होगा। जो मांग का नियम होता है वो क्या अभिव्यक्त करता है। देखो ऑप्शन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना, उसकी मांग पर प्रभाव पड़ना, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव पड़ना, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति का प्रभाव पड़ना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव होना। क्या होगा, मांग का जो अभिव्यक्त करना क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ना। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र प्रदर्शित करता है। जो मांग वक्र है वो प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखो, केवल प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, बताओ सोच के। प्रत्यक्ष रूप से अनुपांतिक संबंध तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भी होना चाहिए। व्यक्तकुर्णमापी संबंध है और प्रतिलोम शब्द भी है, केवल प्रतिलोम शब्द। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा जो व्यक्तानुपाती संबंध है और प्रतिलोम है उनमें भी हो सकता है। देखो जो व्यक्तानुपाती संबंध और प्रतिलोम संबंध भी है, ये बताना है उसकी मात्रा में क्या फ़र्क होगा। तो ये मात्रा में ये होगा व्यक्तानुपाती संबंध, व्यक्तानुपाती संबंध और प्रतिलोम भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु x की स्थान पत्र की कीमत उतरती है तो तब x की मांग क्या होगी। देखो चढ़ती है, उतरती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर उपयुक्त में से कोई एक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उतरती है। उसकी मांग क्या होती है, उतरती है। जब किसी वस्तु की x की स्थान पत्र की कीमत उतरती है तो क्या होगा, उसकी मांग भी उतरती है। क्या होता है, मांग भी उतरती है। अगला क्वेश्चन है बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है, बताओ जल्दी। किसी उत्पाद की बिक्री लागत या परिवहन पर आई लागत, विज्ञापन पर आई लागत या उत्पादन कारकों पर आई लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन की लागत। कि बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है, विज्ञापन की लागत। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या शामिल होता है। देखो ऑप्शन, सीमांत आय औसत आय से कम होती है, औसत आय सीमांत आय से कम होती है, औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। जो औसत आय होती है वो सीमांत आय के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन क्या होता है, बताओ जल्दी। जो प्रतिजन होता है वो क्या होता है, बताओ।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उत्पीड़न। प्रत्यक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या फिर 1000 माइक्रोन? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 माइक्रोन। कौन सा? 100 माइक्रोन। जो नग्न आंखों से हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उस कोषाणु को, उसका आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुंदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन देखो, कैरोटीनाइड या फिर फाइटोक्रोम या फिर क्लोरोफिल या फिर क्रिप्टोक्रोम? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम। क्या? फाइटोक्रोम। जो ये बताना है कि कौन सा पादप रंजक लाल एवं संदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, तो क्या कौन सा अवशोषित होता है? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम है वो अवशोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका किसके कारण सफेद हो जाती है? जो कोशिका हो किसके कारण सफेद हो जाती है ये बताना है। ऑप्शन देखो, जीव द्रव्यांकुचन या फिर अंत प्रासरण या फिर बहि परासरण या फिर विसरण? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंत प्रासरण। अंत जो प्रासरण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका किसके कारण होती है? अंत प्रासरण के कारण होती है, सफेद हो जाती है। क्या हो जाती है? सफेद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है ये बताना है। जो अंत शोषण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या निहित है बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, विसरण, अवशोषण, कोशिका क्रिया या फिर इनमें एक या दो, या फिर या तो ये होगा या फिर ये और इसके साथ में ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण। अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण निहित है। क्या निहित है? अवशोषण। दोस्तों आपने ये बताना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। इस वीडियो में बस 25 क्वेश्चन रहेंगे। और कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।